Hello everyone. Welcome to my channel Pharmaiz. Here I teach you all pharma related topics in a very easy and simple way. If you all find my video helpful, please don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's begin. So today we are going to study about urine formation. So basically this is a topic which you will study both in the first year of diploma in HAP and also in B Farm first year HAP. Okay. So actually I had got a comment on my last video, that is to make notes on diuretics or present video on diuretics. Okay. So see, diuretics जो है आप लोगों को पता होगा, you all know if that works in the urine formation. Okay, urination को increase करने वाले drugs होते हैं diuretics. So until and unless you understand the mechanism how urine is formed, you will not understand the mechanism of action of diuretics. So whoever want to know how diuretics works, first of all you should know how urine is formed. Okay, so let's begin with its definition. What is urine? Urine is a liquid waste product of human body which contains urea, uric acid, salt, water and other waste products resulting from various metabolic process occurring in the body, which is formed in the excretory organ, that is kidney. Okay, so क्या होता है यूरिन? यूरिन हमारे बॉडी से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करने वाला लिक्विड होता है. ओके, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में होने वाले वेरियस मैकेनिज्म्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ओके, उससे जो यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर एक्सेट्रा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है, ओके, ये सारे चीजों को कैरी करके ले जाता है. ओके, सो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में जब भी हम कोई खाना खाते हैं, चाहे ड्रग्स लेते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जैसे हमारे बॉडी में जाता है, हमारा बॉडी क्या करता है? उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है. ठीक है, सो एब्जॉर्ब ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं होता. हमारे बॉडी में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं. जो केमिकल सब्सटेंस बाहर से आता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके साथ वो रिएक्ट करता है. तो जो रिएक्शन होता है बाहर की केमिकल सब्सटेंस और हमारे बॉडी के एंजाइम्स के बीच, उसी रिएक्शन को बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन और दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस. ओके, उसी से आपके वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जो कि आपके यूरिन से निकल जाते हैं. यूरिन की हेल्प से वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट we move to the mechanism of urine formation. Basically urine formation आपके 3 steps में है. First is glomerular filtration, second tubular reabsorption, third tubular secretion. Okay, now the mechanisms begins inside nephrons, which is a structural and functional unit of kidney. Each nephron is made up of 2 parts, renal corpuscles, renal tubules. Okay, so किडनी, आपको पता होगा किडनी जिस सेल से बना रहता है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स. ओके, सो नेफ्रॉन्स के अंदर ही आपका ये यूरिन फॉर्मेशन का सारा प्रोसेस चलता है. ओके, सो ये नेफ्रॉन आपके 2 पार्ट्स में बटे हैं. वन रेनल corpuscles, second renal tubules. Okay, next this is a diagram, that is the anatomy of nephron. You can, when I will teach you further in the next slides, okay, you can either pause the video और यू कैन बैक द वीडियो एंड मैं जो जो बातें बताऊंगी, जो जो चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग वो सारी चीजों को यहाँ रिलेट कर सकते हो. बिकॉज अभी मैं इस डायग्राम में अगर बताऊंगी तो ये सारा प्रोसेस ही मैं अब नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाली. ओके, सो बेटर इज दैट आई हैव गिवन द डायग्राम, यू जस्ट forward the video. Once you listen something, then again you back the video and then just कंपेयर इट. ओके, आप जो भी चीज सुनोगे उसको इस डायग्राम से कंपेयर करोगे. यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग देम. ओके, आप अच्छे से समझ जाओगे कहाँ क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. रेनल corpuscles. ओके, सो रेनल corpuscles जो है आपके, एज आई सेड, रेनल corpuscles एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, ये 2 पार्ट में बटे हुए नेफ्रॉन्स. सो रेनल corpuscles आपके 2 पार्ट में अगेन डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है. That is first glomerular capillaries or glomerulus. Okay, second is Bowman capsule or Bowman space. Okay, next in renal corpuscles the blood is
filtered at high pressure. The arteries that bring blood into the glomerulus is called afferent arteriole, and the artery that take bloods away from the glomerulus is called afferent arterioles. Okay, so what is the thing? आपका जो रेनल corpuscles है वहीं आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड्स तो वापस भेज दिया जाता है, पर ब्लड्स में प्रेजेंट जो भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ओके, तो कौन एब्जॉर्ब करता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो जिस आर्ट्रियोल से जिस आर्ट्रियोल से ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस में, उसे कहा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल. ओके, एंड जिस आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलस से वापस चला जाता है, ओके, उस आर्टरी को बोला जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल. ओके, दैट इज एफरेंट एंड दिस इज एफरेंट. ओके, एफरेंट जो ब्लड को लाता है, एफरेंट जो लेकर जाता है. ओके, नेक्स्ट, दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर हाईली परमिएबल टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो सिर्फ परमिएबल यानी पोरस है, जो एंट्री देता है. ठीक है, तो ये सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को ही एंट्री देता है, ब्लड सेल्स को नहीं, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स नहीं आ पाता है. ब्लड सेल्स आपका फिल्टर आउट होकर निकल जाता है एंड ओनली जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वही एब्जॉर्ब होता है. ओके, thus they filter water and electrolytes and send to the Bowman space. अब ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को कैरी करके बोमेन स्पेस में भेज देता है. नेक्स्ट क्या होता है आपका? बोमेन कैप्सूल इज अ cup shaped structure in which the glomerulus is located. The glomerulus along with Bowman capsule achieve the filtration of blood to form urine. So क्या होता है आपका? Bowman capsule एक cup shaped है. आप अब डायग्राम में देखिएगा तो आप लोगों को डायग्राम में दिखेगा, आप बैक करके जाकर देख सकते हो कि बोमेन कैप्सूल एक कप शेप्ड है, जिसके इन बिटवीन में, जिसके सेंटर में, जिसके अंदर एक हुक टाइप्स आप कह सकते हो. बोमेन कैप्सूल एक हुक या कप शेप्ड है जिसके सेंटर पे आपके ग्लोमेरुलस रहता है. ओके, या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रहते हैं. ओके, सो ये क्या करता है, बोथ आपका ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में आपका जस्ट क्या होता है, ब्लड जो फिल्टर्ड ब्लड है, ओके, फिल्टर्ड ब्लड आई मीन दैट जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो ब्लड से निकल कर आए, ओके, वो आपका कलेक्ट होता है. दैट इज द बेसिक यूरिन वहां पर कलेक्ट होता है बोमेन कैप्सूल और इसमें आपके ग्लोमेरुलस में. ओके, सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है रेनल कर्पसल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का रीअब्जॉर्प्शन सीक्रेशंस नहीं होता है, ये जस्ट फिल्ट्रेशन करता है, आपका जो फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट, रेनल टिब्यूल्स. रेनल टिब्यूल्स आपका क्या करता है? रेनल टिब्यूल्स आपके 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं. ओके, फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड इज यू शेप्ड लूप ऑफ हेनली, जो कि फिर 2 पार्ट में आपके डिवाइडेड. जो लूप ऑफ हेनली है वो 2 पार्ट्स में उसका नेमिंग है. फर्स्ट है असेंडिंग लिम्ब एंड जो उसका एंडिंग पार्ट है वो होता है डिसेंडिंग लिम्ब. ओके, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, आपके मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हुए, इसीलिए आप इसे जरूर नोट आउट कर लो. दैट इज PCT फॉर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड DCT for distal convoluted tubules. Okay, now let's come to the details. Once the blood is filtered in the renal corpuscles, the fluid is called glomerular filtrate. Okay, जब वो filtered हो जाता है उसके बाद हम उसे कहते हैं glomerular filtrate. मतलब जो बेस आपका यूरिन, बेसिक जो यूरिन आपका आया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करता हुआ, ओके, उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाम देते हैं. ओके, this glomerular filtrate passes into PCT. In PCT, substances like sodium, potassium, water, glucose and bicarbonate are reabsorbed from the filtrate into the interstitium of the cortex. Okay, so आपका क्या होता है, जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट PCT के अंदर आता है, PCT में आने के बाद क्या होता है आपका, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है, जो बेसिक आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये होता है आयंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस. तो उसमें से जो भी सोडियम, पोटेशियम, वाटर एंड ग्लूकोज भी, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट, ये कुछ कुछ सब्सटेंसेस है, कुछ कुछ आयंस एंड सब्सटेंसेस है जो रीअब्सॉर्ब होता है. रीअब्सॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, आपके
इंटरस्टिशियम ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के इंटरस्टिशियम्स में चला जाता है। ये आप डायग्राम में नहीं देखोगे, ठीक है, बट ये रीअब्जॉर्प्शन जब होता है तो रीअब्जॉर्प्शन होकर के ये इंटरस्टिशियम, कॉर्टेक्स का एक पार्ट है इंटरस्टिशियम, वहां चला जाता है, वहां चला जाता है तो वो वापस आपका ब्लड में सर्कुलेट होने लग जाता है। ओके, यहाँ से आपका 65 to 70% ऑफ सोडियम आयन जो है रिमूव होता है। ओके, and it is removed along with the molecule of water to maintain osmotic balance during the reabsorption. Okay, so आपका जितना भी अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस प्रेजेंट होता है यूरिन में, ओके, जब आपका पहले जब कलेक्ट होता है फिल्ट्रेट, उसमें जितना भी अमाउंट रहता है सोडियम का, उसमें से 65 to 70% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और हर एक सोडियम आयन अपने साथ एक मॉलिक्यूल वाटर का कैरी करके ले जाता है। ओके, अगर 2 सोडियम आयन गया तो 2 वाटर गया। ओके, इट मीन्स 65 to 70 के बीच जितना भी सोडियम आयंस गया उतना ही परसेंट ऑफ वाटर भी आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, हमारे बॉडी में अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर एज यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आर एडेड टू द फिल्टर, और यही पीसीटी में आपका ये सारा तो रीअब्सॉर्ब होता है जो मैंने बताया, और उसी के साथ यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आपका ऐड हो जाता है। ओके, आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही ये 3 चीज ऐड होता है, एंड मैंने जो जो बताया वो रीअब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट, from PCT, the filtrate enters the U-shaped loop of Henle, where from the thick ascending limb, which in short form is known as TAL, reabsorption of sodium, potassium and chlorine in the ratio of 1:1:2 takes place. Okay, so आपके PCT के बाद, पीसीटी से पास होते हुए फिल्ट्रेट आपका कहा जाता है लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली में जब जाता है तो स्टार्टिंग की तरफ ही जहां पर आपका थिक असेंडिंग लिम्ब रहता है। ओके, थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है आपका, अगेन सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन रीअब्सॉर्प्शन होता है। ओके, सारा सोडियम तो पहले रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ है 65 to 70%, अब रेस्ट आपका जो बचा हुआ है उसमें से भी फिर अगेन आपका लूप ऑफ हेनली में सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन आयंस रीअब्सॉर्ब होगा। ओके, रेशियोज का क्या होता है 1:1:2। ओके, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन का ये रेशियो, इस रेशियो में एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे आपका सोडियम जो है अबाउट 25% ऑफ द ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द फिल्ट्रेट। अब जितना फिल्ट्रेट हमारे पास बचा, उस फिल्ट्रेट में टोटल जितना अमाउंट ऑफ सोडियम है उसमें से 25 मीन्स आपका पीसीटी से पास होकर आने के बाद लूप ऑफ हेनली में जब गया, जाने में उस समय हम देखेंगे कि टोटल लूप ऑफ हेनली में पहुंचने के बाद टोटल जितना सोडियम आयंस रहा उससे आपका 25% अगेन रीअब्सॉर्ब होता है। ओके, स्टार्टिंग के कंसेंट्रेशन से नहीं, लूप ऑफ हेनली में जितना उसके कंसेंट्रेशन से 25% अगेन आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, नाउ further in loop of Henle, water reabsorption into interstitium and secretion of various metabolites also occurs. उसके बाद आपका इन आयंस के अलावा भी आपका लूप ऑफ हेनली से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, रीअब्सॉर्ब होकर इंटरस्टिशियम, जो भी रीअब्सॉर्ब होता है वो रीअब्सॉर्ब होकर इंटरस्टिशियम में ही चला जाता है, कॉर्टेक्स के इंटरस्टिशियम में। ओके, और उसके साथ कुछ कुछ मेटाबोलाइट्स का सीक्रेशंस यहाँ पर भी ऐड होता है। ओके, तो आपका यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होता है, जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में वाटर कभी नहीं, असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल होता है टू वाटर, मतलब वहां से वाटर कभी रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता बिकॉज टैल जो है वो आपका इम्परमिएबल होता है टू वाटर, इसलिए वहां से जस्ट आयंस आपके रीअब्सॉर्ब होते हैं। बाकी जो आपका फर्दर पार्ट है लूप ऑफ हेनली का, वहां से आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है। ओके, एंड कुछ कुछ मेटाबोलाइट्स ऐड भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फिल्टर देन passes into DCT, distal tubule. In between DCT and collecting tubule there is sodium chlorine transporter which is regulated by aldosterone hormone which is produced by adrenal cortex, which stimulates reabsorption of sodium and chlorine. Okay, so what is the thing, आपका अब लूप ऑफ हेनली से पास करके नेक्स्ट वो जाता है डिस्टल टिब्यूल में। ओके, डिस्टल टिब्यूल, और डिस्टल टिब्यूल के बाद जब वहां प्रोसेसिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट आपका है कलेक्टिंग टिब्यूल्स, जहां से आपका यूरिनेशन होगा। सो क्या होता है, डीसीटी में जाने के बाद डीसीटी
डिस्टल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स के बीच आपका एक सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर। डिस्टल टिब्यूल को तो इजीली वो पार कर जाता है, उसके बाद जब डिस्टल टिब्यूल से कलेक्टिंग टिब्यूल्स की तरफ जाएगा, वहां बीच में आपका रहता है सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर। ओके, इसको रेगुलेट या इसको पावर कौन देता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स ही इसको पावर देता है। ओके, और ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स में। ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स में ये प्रोड्यूस होता है। ओके, देन ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ये क्या करता है? यही स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स रहेगा, उतना ज्यादा इजीली रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो बेसिकली आपका ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता नहीं है, 5%। ओके, जितना भी यूरिन में आपका उस टाइम डिस्टल टिब्यूल में आने के बाद जितना भी यूरिन में आपका सोडियम आयंस प्रेजेंट रहेगा, उसमें से 5% सोडियम आयंस आपके रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। ओके, एंड जो क्लोरीन आयंस है उनका कुछ फिक्स्ड कंसेंट्रेशन नहीं है, बट क्लोरीन आयंस भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। यहाँ पर अगेन रीअब्सॉर्प्शन आपका हुआ, थर्ड टाइम सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। ओके, absorption of each molecules of sodium ion is done with exchange of potassium and hydrogen ion into the urine. It means what? जितना भी सोडियम आयन जाता है, हर सोडियम आयन के बदले एक पोटेशियम एंड एक हाइड्रोजन आयन आता है। मतलब अगर एक सोडियम आयन आपके यहाँ जो ट्रांसपोर्टर है, डिस्टिल टिब्यूल के बाद जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर, उससे अगर एक भी उस ट्रांसपोर्टर की वजह से अगर एक भी सोडियम जाता है, तो एक सोडियम के बदले एक पोटेशियम और एक हाइड्रोजन आयन वापस आता है। ओके, आप लोगों को क्लियर हुआ? सोडियम जाएगा, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन आएगा। जितना सोडियम जाएगा उतना आएगा पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। ओके, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, आपका बेसिकली जो ये 3 पार्ट है, इसमें आपने समझा यही आपका जो भी सारा होता है। तो आप लोगों ने देख लिया, जो आपका रेनल कॉर्पसल्स था वहां आपका जस्ट फिल्ट्रेशन हुआ। रेनल टिब्यूल्स में आपका क्या हुआ? कहीं कहीं सीक्रेशंस भी हुआ। सीक्रेशंस मतलब ऐड होना। ठीक है, मैंने बताया पीसीटी में कुछ कुछ ऐड हुए, कुछ कुछ आपका यहाँ डीसीटी में ऐड हुआ। लास्ट में सोडियम के बदले जो आपका पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आया वो भी ऐड हुआ, तो वो सीक्रेट्स हुआ। ओके, ये सारा सीक्रेशन हुआ। और आपका रीअब्जॉर्प्शन भी आपने देखा कैसे कैसे कहाँ कहाँ रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ओके, next, from DCT the remaining filtrate is then entering into collecting tubules, then into the renal pelvis and then carried into ureter, which is then stored in urinary bladder as urine. अब आपका DCT से पास करते हुए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से कलेक्ट होता है सारा फिल्ट्रेट कलेक्ट होने के बाद रेनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर में जाता है एंड देन यूरिनरी ब्लैडर वहां प्रेजेंट रहता है। तो वहां आपका यूरिन्स कलेक्ट होता है, जो आपका जब वो भर जाए पूरी तरह से, देन यूरेथ्रा से आपका यूरिन्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द थिंग एंड द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये आप लोग समझ जाओगे तो बेसिकली उसके बाद जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगी ऑन डायरेटिक्स, ये आप लोग इजीली समझ जाओगे। Thanks for watching. I hope you all have find my video very helpful. Please don't forget to give your responses, as your response means a lot and inspire me to make more such videos. And yes, don't forget to press the bell icon to get the notifications whenever I upload my video. If you all have any queries, doubts or any suggestions, you are free to write below in the comment section. Bye bye.